Hello everyone, this side Anurag Chauhan welcome you all to this amazing platform Study Smart Commerce. सो गाइस जैसा कि आपको पता है कि आपका 13th ऑफ जुलाई को BCOS 183 कंप्यूटर एप्लीकेशन का एग्ज़ाम है। सो आपके मेरे को काफ़ी मैसेज वगैरह आ रहे थे कि आपको इसके क्वेश्चंस वगैरह चाहिए, मतलब एक वीडियो भी चाहिए, क्वेश्चंस भी चाहिए, रिवीजन की वीडियो भी चाहिए ताकि आप उस वीडियो को देख के अपना रिवीजन अच्छे से कर सको। तो मेरे को था कि मैं वीडियो बना दूं, बट एक्चुअली कल क्या हुआ, मैं बारिश में ज़्यादा ही भीग गया। तो जस्ट जब मैं सुबह उठा तो मेरे को फीवर था। तो सुबह फीवर 101 था। तो मेरे को लगा कि यार अब मैं वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, बट जैसे मैंने मेडिसिन वगैरह लेके रेस्ट किया तो मैं अब बेटर फील कर रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना देता हूँ, अगर बाई चांस आगे ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, ज़्यादा फीवर वगैरह हो गया तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो इस वजह से मैंने सुबह ही आपके सारे PYQs असाइनमेंट सारे एनालाइज वगैरह किए, और ये मैंने आपके टॉप 9 क्वेश्चंस हैं और इसमें 5 आपके शॉर्ट नोट्स हैं। मैंने ये इसमें डाल दिए और इनके नोट्स भी मैंने प्रिंट करवा लिए, मतलब बनवा लिए टाइपर से। तो मैं आपको इनके सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा विद एग्जांपल। अगर आपने अभी तक ये चैप्टर पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा, आई मीन सॉरी, आपने ये सब्जेक्ट अभी तक पढ़ा है नहीं पढ़ा, कुछ प्रॉब्लम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये BCom और BBA के वाले बच्चों का फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट होता है। इसमें इतना वो नहीं होता। इसमें आप थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ लोगे ना कंप्यूटर से रिलेटेड, और मतलब जो छोटी छोटी नोट्स वगैरह हैं, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। बस आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, विद एग्जांपल्स चीज़ें लिखनी है। जैसे आप एग्ज़ाम में कुछ भी टॉपिक लिखोगे तो आपको उसके एग्जांपल के साथ उस चीज़ को डिस्क्राइब करना है। क्योंकि मेरे खुद इस सब्जेक्ट में आई थिंक 70 के अराउंड मार्क्स आए थे मेरे फर्स्ट ईयर में। ये खुद मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है। सो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा है नहीं पढ़ा, कहीं से कुछ भी किया है, एक प्रॉमिस है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस ये वीडियो रिवाइज करनी है। ये नोट्स आप मेरे को व्हाट्सएप से ले लेना, ये नोट्स आपको रिवाइज करने हैं, दैट्स इट। मैं व्हाट्सएप पे नंबर बता देता हूँ आपको। और हाँ, मेरी आपसे एक इंतजा है कि अभी जैसे टेलीग्राम ओपन हो चुका है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर टेक्स्ट ना करें, क्योंकि मेरे को आप यकीन नहीं करोगे बहुत ज़्यादा टेक्स्ट आ रहे हैं कि PDF के रिलेटेड भी। और मेरे को स्टार्टिंग में नहीं पता था कि मैं पर्सनल नंबर दे दूंगा तो मेरे को ऐसे टेक्स्ट आएंगे कि आप क्या करो, मतलब एक होता है कि ये सिर्फ काम से काम रिलेटेड, बट मतलब उलूल जुलूल की टेक्स्ट भी आते हैं, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ पे रहते हो, ये सब चीज़ें। सो मैंने आपको सिर्फ वो इसलिए दिया था कि आप मेरे से नोट्स वगैरह ले सको, मैंने इसलिए नहीं कि आप मेरे से वो कर सको, उसको परेशान कर सको उस चीज़ पे। सो दैट्स वाई आप मेरे को टेलीग्राम की मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, टेलीग्राम ग्रुप की। एक इसकी PDF मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 1 की तरफ। कंप्यूटर नेटवर्क में एक बार डार्क में से, क्योंकि इसमें मैं से डार्क में वो कर लेता हूँ एक बार। हाँ जी, ओके। BCOS इसका नाम है कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इन बिजनेस। सो ये इंग्लिश एडिशन है। अगर आपको इसके हिंदी नोट्स भी चाहिए तो हिंदी नोट्स भी मिल जाएंगे। मैंने उसको बोल दिया था कि आप, क्योंकि बच्चे के अब मेरे को व्हाट्सएप पे SMS चाहते हैं कि भैया मेरे को सिर्फ और सिर्फ हिंदी में चाहिए, बिकॉज मेरा हिंदी मीडियम है। तो इसमें मैं तो मैं तो एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को टारगेट करने के लिए इंग्लिश में चीज़ें बनाता हूँ, बिकॉज इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको, मतलब, पर ऐसा नहीं है कि इंग्लिश ही सिर्फ, हिंदी भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। हिंदी आर नेशनल लैंग्वेज ऑल्सो। सो मेरे को था कि मैं इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों एडिशन बनाऊँ। इंग्लिश एडिशन बन के तैयार हो चुका है, बट हिंदी एडिशन अभी तक नहीं बनाया। तो ये वीडियो जैसे आपको 2 बजे के आसपास मिल जाएगी। तो मैं ट्राई करूँगा शाम के 5 बजे तक मेरे पास हिंदी एडिशन भी इसका आ जाए, तो आप मेरे को उसको भी आप मेरे से ले सकते हो। सो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में बट बोलूँगा, फिर मैं आपको वो चीज़ समझा दूंगा, तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा विद एग्जाम्पल। So, what is a computer network? A computer network is a collection of interconnected computers, laptop, or mobile devices that communicate with each other to share data, hardware resources like printer, and internet connectivity. अब इसका मतलब क्या है? अब एक ऐसे समझो कि जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर डिवाइसेस आपस में जुड़ते हैं, मतलब आपस में इंटरलिंक होते हैं वाईफाई या किसी भी चीज़ से, मतलब आपस में जुड़ते हैं, ताकि वो फाइल्स और रिसोर्सेज शेयर कर पाएँ, लाइक प्रिंटर्स, मतलब शेयर कर पाएँ, इंटरनेट कनेक्शन एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएँ। तो उसी चीज़ को हम एक नेटवर्क कह देते हैं। वो नेटवर्क कंप्यूटर के दौरान कंप्यूटर के उससे हो रहा है तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क बोल देते हैं। बहुत सिंपल है। अब एग्जाम्पल समझो इसका। इमेजिन अ सिंगल वाईफाई राउटर इन योर हाउस दैट कनेक्ट योर लैपटॉप, योर ब्रदर्स स्मार्टफोन्स एंड योर मदर्स TV सिमुलेंटेसली। द इंटरकनेक्टेड सिस्टम इज अ नेटवर्क। मतलब कि आपने देखा होगा कि आपके घर में एक वाईफाई राउटर होता है, मतलब वाईफाई राउटर एक होता है, बट वो किस किस के फ़ोन में चलता है, आपके हाउस के, मतलब आपके फ़ोन आपके लैपटॉप में चलता है। अब जैसे मेरे ही एग्जांपल ले लो कि मेरे घर में वाईफाई लगा हुआ है, तो वो वाईफाई मेरे टैब में चल रहा है, मेरे लैपटॉप में चलता है, मेरे फ़ोन में चलता है, मेरी मम्मी TV देखने उसमें चलता है, मेरे भाई के भी
मेरे भाई के फ़ोन में चलता है, मेरी सिस्टर के फ़ोन में चलता है। आप ये सोचो कि एक वाईफ़ाई राउटर और ये 6 जगह पर चल रहा है, तो इसी ये एक नेटवर्क हो गया। इट्स कॉल्ड नेटवर्क। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब ये नेटवर्क भी 4 तरह के होते हैं। एक पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। एक एक को हम समझ लेते हैं विद एग्जांपल्स। अब पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, अ स्मॉल लोकलाइज्ड नेटवर्क डिजाइन फॉर एन इंडिविजुअल यूजर, रेंज 10 मीटर्स। मतलब ये एकदम छोटा नेटवर्क है, बहुत छोटा नेटवर्क है, इसकी रेंज होती है सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर। मतलब एग्जांपल जैसे पेयरिंग योर फोन विद ब्लूटूथ ईयरफोन्स, मतलब जैसे आप फ़ोन से ब्लूटूथ ईयरफोन कनेक्ट करते हो गाने वाने सुनने के लिए या वीडियोस भी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस वीडियो को एयरपोर्ट्स में एयरपोर्ट या फिर हेडफोन या फिर उसमें सुन रहे होंगे ब्लूटूथ से, तो उसी को हम वो सब चीज़ें पेन के अंदर आते हैं कि उसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल यूज़र इंक्लूड होता है और उसकी रेंज भी 10 मीटर होती है। 10 मीटर कितनी होती है? यहाँ से लेके मतलब थोड़ा सा दूर होता है। अगर आप 10 मीटर से 10 मीटर से आगे जाते हो 11 मीटर या 12 मीटर, तो आपने देखते होगे कि आपका जो एयरपोर्ट्स है उसकी कनेक्टिविटी स्लो हो जाती है बहुत। मतलब एक टिक टिक करके जैसे आवाज़ आने लगती है और वो डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। तो इट्स कॉल्ड पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है? कनेक्ट डिवाइस विद इन अ सिंगल लिमिटेड एरिया लाइक अ होम, अ स्कूल और ऑफिस बिल्डिंग। इट ऑफर्स हाई डाटा ट्रांसफर स्पीड्स, अ कॉलेज कंप्यूटर लैब सेटअप। मतलब एक बिल्डिंग, एक घर, एक अंदर का नेटवर्क, इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। इसका एग्जांपल है जैसे स्कूल, कॉलेज, कंप्यूटर है। इसका आप एग्जांपल ले सकते हो वाईफाई। अब वाईफाई कैसे कि वाईफाई एक घर में लगता है पर वो चलता पूरे घर के हर कोने में। आप किसी भी कोने में चले जाके वाईफाई चलाओगे तो आपको वो कनेक्ट हो जाएगा। इट्स कॉल्ड लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे आपने इसको कहोगे कि कॉलेज में भी, स्कूल कॉलेज और स्कूल्स में वाईफाई होते हैं, बहुत से में नहीं होते। तो एक रिसेप्शनिस्ट एरिया पे लग जाता है बट वो चलता पूरे के पूरे एरिया ऑफ मतलब स्कूल के अंदर है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने उसकी कनेक्टिविटी स्पीड कितनी रखवाई। जैसे 40 Mbps है, 50 Mbps है, मतलब डाटा की स्पीड कितनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो आपको मतलब चलेगा। अब नेक्स्ट होता है इससे बड़ा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कवर अ लार्ज जियोग्राफिक एरिया देन अ लैन, typically spanning an entire city or town. Example, a city-wide local cable TV network or interconnecting bank ATMs across a city. मतलब कि जो पूरी सिटी को कवर करता है। इसका सिंपल सा मतलब है मैन का, जो पूरी की पूरी लार्ज एक सिटी या फिर टाउन को कवर करता है। एग्जांपल से लोकल केबल टीवी नेटवर्क या पूरी सिटी का बैंक एटीएम का कनेक्शन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। अब वैन क्या होता है? वैन का ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, कंट्री टू कंट्री वो होती है ये चीज़। वाइड एरिया नेटवर्क स्पैन्स लार्ज फिजिकल डिस्टेंस कनेक्टिंग कंट्रीज और इवन द एंटायर ग्लोब। ग्लोब मतलब पूरी का पूरा यूनिवर्स तो नहीं, पूरी इंडिया, मतलब पूरी इंडिया नहीं, पूरा अर्थ। एग्जाम्पल इंटरनेट, आपने देखा होगा कि इंटरनेट आज के टाइम में, इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है कि अगर छोटा बच्चा है या बूढ़ा आदमी है, छोटी बच्ची है या कोई लेडीज़ हैं, मतलब ओल्ड लेडीज़ हैं, उनको इंटरनेट के बारे में पता ही है। इंटरनेट हर एक फ़ोन में है, हर घर घर तक इंटरनेट है। ऐसे आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी जगह पे होगी जहाँ पे इंटरनेट अभी तक नहीं पहुँचा है। मतलब मतलब एक्सेप्शन है, हर चीज़ के होते हैं कि ट्राइबल एरिया है, ऐसी जगह पर नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द ग्लोब, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के अंदर इंटरनेट का एक्सेस है। अब हम इसके एडवांटेज एंड कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। की कंपोनेंट इंक्लूड्स server, clients, network cables, router, and switches. And network implementation ensure rapid data sharing, cost-effective resource utilization, sharing one printer among many users, and efficient group communication. अब मतलब आपने देखा होगा नेटवर्क बनाने के लिए जैसे सर्वर चाहिए होता है, क्लाइंट चाहिए होते हैं, राउटर जैसे कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है आपको। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इससे डाटा शेयरिंग बहुत फास्ट हो जाता है। एक मतलब बहुत ही रैपिडली डाटा आप शेयर कर सकते हो। पैसे बचते हैं कि प्रिंटर से, जो आपका एक ही प्रिंटर है पूरे बहुत सारे यूज़र्स उसको यूज़ कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन इससे आसान हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मेरे को काफ़ी सारे मैसेजेस वगैरह आ रहे थे कि सर आप ना बहुत तेज़ तेज़ बोलते हो, स्पीक स्पीड के साथ, मतलब पेस के साथ बोलते हो, कुछ समझ नहीं आता है। तो मैंने इस वीडियो में मैं अपने आप से ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तेज़ बोल भी नहीं सकता, मेरे को फीवर भी है और मेरा गला भी, मतलब जैसे मैं कोई भी चीज़ सलाइवा, जैसे कुछ भी शोर थ्रोट कहते हैं इस चीज़ को, कि गले में दर्द होना, वो काफ़ी टाइम से है, बट मेरे को फील अब ज़्यादा हो रहा है। तो अगर मेरी आपको आवाज़ कम आए तो आप प्लीज़ अपनी फ़ोन की वॉल्यूम को हाई करके सुन लेना ये वीडियो, या फिर आप एयरपोर्ट वगैरह लगा के सुन लेना, बिकॉज़ मैं इससे तेज़ नहीं बोल पाऊँगा। एंड मैं अपनी स्पीड मेंटेन करने का ट्राई कर रहा हूँ कि मैं बहुत एक बहुत ही नॉर्मल पेस के साथ आपको चीज़ें पढ़ाऊँ, आप ताकि आपको समझ आ जाए और एक ही बार में आप वीडियो देख के एक ही बार में समझ लो।
मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता एट एनी कॉस्ट। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसकी डेफिनेशन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो पढ़ते हैं पहले, फिर हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल वगैरह देख लेंगे। An operating system is a master software program that acts as an intermediary, manager, and translator between the computer hardware and the user. Without an operating system, computer hardware cannot execute any user's command. अब आप इसे ऐसे समझो कि कंप्यूटर सिस्टम एक मास्टर सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक मास्टर सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और उसके यूज़र के बीच में सारी चीज़ों का लेन देन बहुत ही एक मैनेजर या लिंक का काम करता है। जैसे कंप्यूटर हेडवर्क हार्डवेयर के बीच में और यूज़र्स के बीच में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उस सबको सबका अच्छे से हो, इस चीज़ का ध्यान रखता है आपका कंप्यूटर सिस्टम। बिना इसके आप एक डेड लोहे का डिब्बा है मतलब कंप्यूटर। बिना इसके एक लोहे का डिब्बा है, टीन का डिब्बा है कंप्यूटर। आप उसको कुछ भी बोलोगे, कुछ भी की आप उसकी की प्रेस कर रहे हो, आप उसमें मतलब कीबोर्ड में कुछ भी प्रेस कर रहे हो, यहाँ पे फंक्शन नहीं हो रहा बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसमें इन्वॉल्व नहीं है। For example, think of a restaurant where you are the computer user, and the chief is the kitchen machinery hardware. Since you cannot cook directly and the chief doesn't communicate with you, the waiter takes your order and bring you food. The waiter represent the operating system. अब आप इसे ऐसे समझो कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप वहाँ पे क्या हो, आप वहाँ पे यूजर हो, खाने वाले जो आप खाने गए हो। अब किचन का जो शेफ है वो क्या है, वो हार्डवेयर है। ठीक है, वो हार्डवेयर है। अब आपको खाना बनाना नहीं आता, और जो चीफ है वो आपकी भाषा नहीं समझता, तो आप क्या करोगे, आप वेटर को अपना ऑर्डर दोगे। वेटर जाएगा इसके चीफ शेफ के पास कि ये ऑर्डर है, ये आपको खाना ला के देगा। अब वेटर क्या काम कर रहा है, वेटर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम कर रहा है इन दिस सिनेरियो। सो इट्स कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके फंक्शन पढ़ लेते हैं, कोर फंक्शन जो है। एक होता है प्रोसेसर मैनेजमेंट, एक होता है मेमोरी मैनेजमेंट, एक होता है फाइल मैनेजमेंट, एक होता है डिवाइस मैनेजमेंट। अब प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या होता है, डिसाइड्स विच टास्क गेट सीपीयू प्रोसेसिंग टाइम एंड शेड्यूल्स वर्कफ्लो मल्टीटास्किंग। मतलब कौन सा टास्क सीपीयू पहले करेगा और कौन सा बाद में करेगा, मल्टीटास्किंग ये हैंडल करने में पूरी पूरी हेल्प करता है प्रोसेसर मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपका मेमोरी मैनेजमेंट, एलोकेट्स एंड डी एलोकेट्स प्राइमरी मेमोरी रैम टू रनिंग एप्लीकेशन सेफली। मतलब कि किस ऐप को कितनी रैम एलोकेट करनी है और कब फ्री करनी है, ये सारी चीज़ आपकी मेमोरी मैनेजमेंट देखती है। नेक्स्ट आता है आपका फाइल मैनेजमेंट, coordinate how file and directories are structured, stored and retrieved on hard drives। मतलब हार्ड डिस्क में फाइल और फोल्डर को ढंग से ऑर्गेनाइज और स्टोर करना, ये काम आपका फाइल मैनेजमेंट करता है। आपको नाम से भी समझ आ रहा होगा। डिवाइस मैनेजमेंट, अब मैनेज डिवाइस ड्राइवर टू इंश्योर सीमलेस इंटरेक्शन विद द पेरिफेरल हार्डवेयर लाइक कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर। ये माउस नहीं है, माउस है। एक बार मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, एक सेकेंड। ठीक है कि ओके हाँ, कीबोर्ड, हार्ड माउस एंड हार्ड प्रिंटर। ठीक है, अब ये क्या है, मतलब कीबोर्ड माउस और प्रिंटर को कंप्यूटर से सही तरीके से कनेक्ट करने का काम आपका डिवाइस मैनेजमेंट करता है, ताकि कोई भी आप जैसे कीबोर्ड पे आप प्रेस तो कर रहे हो स्पेस बार और आपका ए टाइप हो जा रहा है, ये सारी चीज़ें ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो ये सारी डिवाइस मैनेजमेंट चीज़ें आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कंट्रोल करता है। अब टाइप्स भी होते हैं इसके, चार टाइप होते हैं। एक होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे समझ लेते हैं हम एक बार अच्छे से। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आता है कि ग्रुपिंग सिमिलर रिपीटेटिव जॉब्स टुगेदर इनटू अ बैच विदाउट डायरेक्ट यूजर इंटरवेंशन। एग्जांपल हिस्टोरिकल पेरोल प्रोसेसिंग सिस्टम। मतलब कि पुराने ज़माने में जैसे सिमिलर टास्क का एक बैच बनाकर कंप्यूटर को दे दिया जाता था, कि एग्जांपल पेरोल प्रोसेसिंग सिस्टम, वो आपके बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। इसमें बैचेस के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं। अब एक होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, allocate dedicated CPU time slices to multiple task users so rapidly that they appear during simultaneously। ओके, आई एम सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो तो। ये क्या करता है कि हर यूजर टास्क को थोड़ा सा सीपीयू टाइम मिलता है, जिससे लगता है सब एक काम के साथ चल रहे हैं। मतलब कि एलोकेट करता है ये सीपीयू को टाइम स्लाइस। मतलब जब आप कोई भी चीज़ मतलब कंप्यूटर, जैसे आपका एक कंप्यूटर है, आप कोई भी चीज़ इससे मतलब वो इसे कमांड करते हो, तो ये आपका टाइम शेयरिंग मतलब सीपीयू को टाइम स्लाइसेस के मल्टीपल टास्क में एलोकेट करता है कि आपके रेपिडली ये रन करे सिमुलेंटसली।
ये होता है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सबसे अच्छा है, बिल्ड फॉर माइक्रो सेकेंड precision where time constraint and like extremely strict. Example, missile guidance system और automated vehicle airbag development. For example, जैसे यहाँ टाइम बहुत स्ट्रिक्ट होता है, इसके अंदर टाइम बाउंड चीज़ें होती हैं, टाइम के अंदर विद इन टाइम, जैसे टाइम बाउंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की देरी भी नहीं लगती। एग्जाम्पल जैसे एयरबैग डिप्लॉयमेंट सिस्टम, मतलब जैसे अगर आपकी एक्सीडेंट ऐसी गाड़ी होती है, जैसे आपको पता हो गाड़ी जैसे ठुकती है एकदम एयरबैग खुल जाते हैं ताकि ड्राइवर और कंडक्टर जो वाली सीट होती है ये दोनों सेफ हो जाएं, जैसे उनका सिर लगेगा डैशबोर्ड में तो वहाँ पे एयरबैग खुल जाते हैं। वो विद इन सेकंड चीज़ अंदर होती है, ऐसा नहीं है कि आपने पहले ऑन किया फिर वो जाएगा फिर वो ओपन होगा तब तक तो आपका सिर फूट जाएगा। सो इसलिए रियल रियल टाइम, इसका नाम से भी समझ आ रहा होगा आपको कि टाइम शेयरिंग रियल टाइम बैच। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कनेक्ट सेपरेट फिजिकल कंप्यूटर या अ नेटवर्क मेकिंग देम बिहेव लाइक अ सिंगल कंसोलिडेटेड मशीन। मतलब अलग अलग जगह के कंप्यूटर को जोड़कर एक पावरफुल सर्वर हैंडल करने की हेल्प करता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नेटवर्क। फॉर एग्जांपल विंडो लिनक्स फॉर कंप्यूटर्स, एंड्रॉइड के अंदर iOS फॉर मोबाइल फोन्स, ये सारी चीज़ आपके एग्जांपल के अंदर आ जाती हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसका नाम है DBMS मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS मतलब रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RTGS मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। DBMS क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है कि सॉफ्टवेयर यूटिलाइज टू स्टोर मैनिपुलेट रिट्राइव एंड मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर्ड डाटा डिजिटली, प्लेसिंग ऑर्डर मैनुअल पेपर रजिस्टर। मतलब कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बहुत सारे डाटा को कंप्यूटर में स्टोर और मैनेज करने का काम करता है। पुराने ज़माने के दुकान के जैसे मोटा मोटा खाता जो होता है वो रजिस्टर डिजिटल रूप में किया जाता था, जैसे कोई भी काम हम डिजिटली वो स्टोर कर लेते थे ना, तो वही काम ये करता है आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बहुत सारे डाटा का कंप्यूटर एक ही जगह पर स्टोरेज मैनेज करने का काम करता है आपके लिए। हाँ चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। RDBMS मतलब रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एन एडवांस फॉर्म ऑफ DBMS। ये भी एक DBMS की ही फॉर्म है, जैसे आपको पता होगा DBMS यहाँ पे लग रहा है बस इसमें रिलेशनल लग गया। वेयर डाटा इज स्ट्रिक्टली ऑर्गेनाइज इनटू टेबल्स comprising rows and columns. It stabilized logical relationship or link between different tables using keys. Example जैसे include MySQL, Oracle, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। अब ये DBMS एक ऐसा रूप है जहाँ पे डाटा को टेबल्स और रोज, जैसे रोज ये होती हैं कॉलम्स ये होते हैं, तो ये आपकी रोज कॉलम बन जाती है। ये आपको एक ऐसा वो है कि जो आपको रोज और कॉलम में स्टोर किया जाता है और अलग अलग टेबल के आपस में एक परमानेंट रिलेशन लिंक होता है इसमें RDBMS के अंदर। एग्जाम्पल इन स्कूल डाटाबेस वन टेबल होल्ड स्टूडेंट बायोडाटा, रोल नंबर, नेम, अनदर टेबल होल्ड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, रोल यहाँ पे द टू टेबल्स आर लिंक्ड सिक्योरली यूजिंग द कॉमन रोल नंबर कॉलम। अब मान लो आपका रोल नंबर है, वो रोल नंबर का आपका ये वाला कॉलम होता है स्कूल रजिस्टर में। अब आपकी फीस का ये वाला कॉलम होता है कि इस बच्चे की इतनी फीस सबमिट है, इतनी फीस सबमिट नहीं है। एक यहाँ पे कॉलम होता है किसी भी चीज़ का, हो सकता है फादर्स नेम का। ये सारे कॉलम्स एंड रोज है जो आपके रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आते हैं। अब हम एक डिफरेंस समझ लेते हैं, क्विक डिफरेंस दोनों के बीच, DBMS के बीच में और RDBMS के बीच में। डाटा स्टोरेज, अब डाटा स्टोरेज फाइल और की वैल्यू फॉर्म में, अब यहाँ पे जो होती हैं वो फाइल और की वैल्यू एक फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे स्टोर एज फ्लैट फाइल्स और स्ट्रक्चरल हायरार्कीज। पर यहाँ पे हमेशा सिस्टमाइज टेबल होती हैं, सिस्टमेटिकली चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं यहाँ पे। रिलेशनशिप, नो प्रोग्रामेटिक लिंक बिटवीन डाटा एंड एंटिटीज, मतलब टेबल के बीच का कोई ऑटोमेटिक लिंक नहीं होता, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाटा इंटीग्रिटी वी बिल्ट इन रिलेशनशिप्स। टेबल के बीच आपस में स्ट्रिक्ट रिलेशन होता है कि इस रोल नंबर के आगे जो यहाँ पे फादर नेम लिखा है वो इस रोल नंबर वाले बच्चे के फादर नहीं है, वो इसी के हैं, इसलिए यहाँ पे स्ट्रिक्ट रिलेशन होता है। स्केल एंड सिक्योरिटी, सुटेबल फॉर स्मॉलर डाटा सेट्स विद लो सिक्योरिटी, ये छोटे डाटा के लिए सिक्योरिटी थोड़ी कम है बट चल जाता है। ये ऑप्टिमाइज फॉर लार्ज इंटरप्राइज स्केल, हाईली सिक्योर, ये बड़ा बिजनेस डाटा के लिए बेस्ट है, हाईली सिक्योर होता है ये। जैसे एक क्लास में 58 या 60 बच्चे हैं तो सबका डाटा बनता है यहाँ पे। अब हम RTGS समझ लेते हैं, ये एक UPI से रिलेटेड, जैसे RTGS, SDGS और UPI, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी। RTGS के अंदर आता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये बैंकिंग का एक डिजिटल तरीका होता है। कंटिन्यूस इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म मॉनिटर्ड बाय सेंट्रल बैंक फॉर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, टिपिकली मिनिमम 2 लाख, कम से कम 2 लाख होती है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। रियल टाइम एम्प्लॉइज प्रोसेसिंग हैपन इंस्टेंटली विदाउट डिले एंड ग्रॉस एम्प्लॉइज ट्रांजेक्शन सेटल इंडिविजुअली इंस्टेड ऑफ वेटिंग इन बैचेस। मतलब ये बैंकिंग का एक ऐसा डिजिटल तरीका है जिससे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम अमाउंट 2 लाख इंस्टेंट ट्रांसफ़र किया जाता है कि
रियल टाइम अपने यहाँ से फ़ोन में आपने यूपीआई डाला और वहाँ पे उस बंदे को रिसीव हो गया। इसमें कोई बैच नहीं बनते, इसमें कुछ नहीं होता है, रियल टाइम चीज़ें होती हैं एकदम एकदम, मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड जनरेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उसकी जनरेशन पढ़ेंगे। इसकी पाँच पाँच ही जनरेशन है, उसी में से आपकी कोई ना कोई आ जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है, अब कंप्यूटर जो क्या है, कंप्यूटर ड्राइव्स मॉडर्न कॉमर्स थ्रू अकाउंटिंग, मेंटेनिंग बैलेंस शीट via specialized tools, digital marketing, running ads, tracking users behavior, e-commerce, processing digital storefront orders, and inventory management, monitoring stock records points automatically। मतलब बिजनेस में कंप्यूटर हर जगह काम आता है। बिजनेस में आप देखोगे कंप्यूटर आपको अकाउंटिंग में चाहिए, फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग में कंप्यूटर चाहिए, फिर ई कॉमर्स में चाहिए, फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर भी चाहिए, टैली करने के लिए, ऑनलाइन बैनर्स और सोशल सोशल मीडिया पे एड चलाने के लिए, ऑनलाइन सामान बेचने के लिए भी आपको कंप्यूटर चाहिए। हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, ऑनलाइन आपको मॉनिटर करने के लिए, स्टॉक, हर चीज़ के अंदर आपको कंप्यूटर चाहिए। कंप्यूटर का एप्लीकेशन बिजनेस के अंदर अगर कंप्यूटर ही नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर एक यूजर्स को फ़ोन से चीज़ें नहीं कर पाता वो, और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आज के टाइम में आप देखोगे कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा हो। अब कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। मैं ये आपको अच्छे से पढ़ा देता हूँ क्योंकि मेरे को पक्का पता है कि इनमें से कोई ना कोई जनरेशन आपके एग्जाम में उठ के आ जाएगी और आप उसे अच्छे से बना के लिख सकते हो। अब फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या थी, वैक्यूम ट्यूब्स। मतलब कंप्यूटर वर मैसिव, occupied full rooms, emitted extreme heat, consumed massive amount of electricity and broke down frequently। मतलब ये कंप्यूटर्स कमरे जितने बड़े होते थे, जितना एक बड़ा कमरा होता है ना, आप अगर फ़ोन में डालोगे, मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़, यार मेरी गलती है कि मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ नहीं डाले इन चीज़ों के, बट आप खुद एक बार फोटो सर्च करोगे तो आपको आ जाएंगे। आप देखोगे कमरे जितना बड़ा ये कंप्यूटर होता था फर्स्ट जनरेशन का जो आया था वैक्यूम ट्यूब्स। मतलब कि इसका जो कंप्यूटर का पूरा, और ये हीट बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम हीट प्रोड्यूस करता था, मैसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब चूसता था एक तरह से, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाता था और इतनी जल्दी गर्म हो जाता था कि जैसे आप उस पर रोटी सेक लो रख के। नेक्स्ट, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ा, चीज़ें इन्वेंट हुई, तो सेकंड जनरेशन आई। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर इंक्लूड हुए, रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब्स विद ट्रिनी ट्रांजिस्टर रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड फिजिकल साइज, हायर रिलायबिलिटी एंड बेटर ऑपरेशन स्पीड। मतलब अब वैक्यूम ट्यूब की जगह यहाँ पर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर आए और साइज थोड़ा छोटा हुआ और स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ी, मतलब फर्स्ट जनरेशन के मुताबिक कंपैरिजन में। अब थर्ड जनरेशन के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी कहते हैं इसे, combine thousands of transistors onto single silicon chips, keyboard, monitors and modern operating principle emerge है। मतलब सिलिकॉन चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर लगा दिए, एक सिलिकॉन चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर लगा दिए गए यहाँ पर। कीबोर्ड और मॉनिटर इसी जनरेशन में आए थे। अब याद रखना थर्ड जनरेशन के अंदर ही कीबोर्ड मॉनिटर्स मतलब इमर्ज हुए थे। Fourth generation microprocessors compressed an entire central processing unit CPU onto a single integrated silicon microchip. Thus, this powered the पर्सनल कंप्यूटर, पीसी एंड लैपटॉप बूम। मतलब अब पूरा का पूरा सीपीयू जो है वो एक छोटी चिप पर आ गया जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। आज के पीसी और लैपटॉप इसी के एग्जांपल है। फोर्थ जनरेशन के एग्जांपल जो आपके आज के आपके लैपटॉप है, पीसी है, वो इसी के एग्जांपल। तो आप ये भी चीज़ मेंशन करना। अब फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। आपको पता ही होगा कि एआई ने पूरा का पूरा मार्केट एक्वायर कर लिया है। आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने पीक पर, चरम पे है कि आप इससे क्या ही कर सकते। आप ऐसी ऐसी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करते हो जिनके बारे में आपके माँ बाप सोच भी नहीं सकते, आपके मम्मी पापा दूर दूर तक नहीं सोच सकते कि वो अपनी फोटो के साथ किसी भी एक्टर की फोटो लगा के इसको रियल बना देंगे, सोच भी नहीं सकते। Current and involving system capable of processing natural language, machine learning, advanced problem solving, for example, ChatGPT, Gemini, autonomous driving tech, Zucker and Hello AI, Push AI, ये सारे एग्जाम्पल आपके फिफ्थ जनरेशन के हैं। मतलब अब जो खुद सोच और समझ सकते हैं, आप चैट जीपीटी को कुछ भी बोलो, वो खुद सोच समझ कर आपको रिप्लाई करेगा और विद इन सेकेंड रिप्लाई करेगा। अगर आप किसी इंसान से तो वो चीज़ पूछोगे तो शायद वो टाइम ले सकता है, बट अगर आप उसी चैट जीपीटी से पूछ रहे हो तो आपको नहीं पता कि वो मिनी सेकंड्स, मतलब सेकंड भी एक बस वो ऐसे करता है लोडिंग, एक मतलब एक यहाँ पे डॉट चलता है, ये एक लोडिंग लोडिंग होती है, इतने में आपको पूरी चीज़ें निकाल के दे देता है वो। ये आपकी फिफ्थ जनरेशन के अंदर आ जाएगा। तो आप होप कि आपको ये पांचों जनरेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगी होंगी। आप ये सारे याद रखना कि कौन सी चीज़, जैसे थर्ड के अंदर कीबोर्ड मॉनिटर आए थे, फोर्थ के अंदर आपके सीपीयू और सॉरी पीसी और कंप्यूटर लैपटॉप आए थे, फिफ्थ के अंदर आपके चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्रॉक्स, एटोनॉमस ड्राइविंग टेक, ये सारी चीज़ें आई थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड वर्ड फीचर। ये भी इंपॉर्टेंट, आप इसे भी कर लेना।
एमएस वर्ड फीचर क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन, अ स्पेशलाइज्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर tailored for creating, formatting, and refining textual documents like letters, resumes, and business reports. मतलब अब ये एक वर्ड प्रोसेसर है जिसका मेन काम टेक्स्ट लिखना और मैनेज करना है। इसके फीचर्स आते हैं आपके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, स्पेलिंग, ग्रामर चेक, टेम्पलेट्स। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शन टू एडजस्ट फॉन्ट, टेक्स्ट कलर, साइज, अलाइनमेंट एंड हेडिंग्स। मतलब कि इसके अंदर जैसे फॉन्ट बदलना, साइज छोटा बड़ा करना, बोल्ड करना, इटैलिक कर देना, कलर चेंज कर देना, उसको अंडरलाइन कर देना, ये सारी चीजें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर आ जाती हैं एमएस वर्ड के। अब स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, अब लाइव प्रूफ रीडिंग होती है इसके अंदर, मतलब कि इंजन दैट कैच टिपोग्राफिकली एरर एंड सजेस्ट स्ट्रक्चरल कोरिलेशन। अब आप किसी भी एमएस के सॉफ्टवेयर में अगर आप टाइप करोगे कि SOFETWARE, वो इसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा SOFTWARE के अंदर। इस कॉल्ड स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। एक क्लिक में आप लाखों रोज और मतलब लाखों, मतलब एक क्लिक में आप लाखों वर्ड्स को करेक्ट कर सकते हो आप इसकी हेल्प से। टेम्पलेट्स क्या होते हैं? अब पहले से बनाए बनाए फॉर्मेट, जैसे रिज्यूम्स हो गए, एप्लीकेशंस हो गए, इनका सिर्फ यूज करना, प्री फॉर्म्ड होते हैं ये चीजें। अब एम एस एक्सेल की फीचर क्या क्या है स्प्रेडशीट और कंप्यूटेशन के अंदर, पर देख लेते हैं एक बार। अ स्प्रेडशीट डाटा ड्रिवन प्लेटफॉर्म अरेंज्ड इन ग्रिड लाइंस ऑफ रोज and columns, utilized primarily for numerical modeling and analytical work। मतलब ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जहाँ रोज और कॉलम्स एक डिब्बा, जैसे रोज का मतलब होता है डिब्बा ही कहते हैं, एक डिब्बे के अंदर सेल्स होते हैं। ये इसके की फीचर आते हैं आपके फॉर्मूलाज एंड मैथमेटिकल फंक्शंस, डाटा विजुअलाइजेशन, फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूट complex financial, logical, statistical and algebraic calculation instantly। एक क्लिक में आप लाखों रोज और कॉलम का एवरेज कर सकते हो आप। इस ये आपका एवरेज का साइन होता है, आप इसी से पूरी की पूरी डाटा, पूरी की पूरी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो विद इन अ सेकेंड। अगर आप वो चीज कैलकुलेटर से या हाथ से करने बैठोगे तो आपके बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। डाटा विजुअलाइजेशन, अब बोरिंग नंबर्स को सुंदर पाई चार्ट या बार ग्राफ में बदल देता है, वही इसका डाटा विजुअल होता है कि कन्वर्ट रोज ऑफ नंबर इनटू इंट्यूटिव, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव बार ग्राफ, लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट्स। इट्स कॉल्ड स्प्रेडशीट कंप्यूटेशन। बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन क्या है? एमएस वर्ड इज यूज्ड टू जनरेट corporate policies, employee agreements, and form proposals. MS Excel handle corporate budgeting, sales forecasting, payroll auditing, and financial reporting। मतलब कि बिजनेस बिजनेस के अंदर यूज किया है एमएस एक्सेल का। आपको पता होगा कि वर्ड का यूज मतलब लेटर, कॉन्ट्रैक्ट और रिपोर्ट बनाने में ही होता है इसका। एक्सेल का यूज होता है आपका कंपनी के बजट बनाने में, सेल्स एनालाइज करने में, और सेल्स को फोरकास्ट करने में, पेरोल को अंडरस्टैंड करने में, बिहेवियर अंडरस्टैंड करने में आपको एक्सेल का यूज़ होता है। वर्ड का यूज़ आपको जनरेट कॉर्पोरेट पॉलिसीज, एम्प्लॉय एग्रीमेंट बनाने में होता है। आई होप कि आपको वर्ड का यूज़ और एक्सेल का यूज़ भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब पहले इस एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। थिंकिंग ऑफ परचेजिंग ए न्यू हाउस, आप एक नया घर लेने का सोच रहे हो, तो द स्ट्रक्चर लेआउट मतलब घर का जो ढांचा, और इलेक्ट्रिकल वायरिंग मतलब बिजली और पानी, प्लम्बिंग रिप्रेजेंट मतलब बिजली और पानी। सिस्टम सॉफ्टवेयर, द बेस इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर द हाउस टू फंक्शन, द फर्नीचर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर या मूव इन लेटर रिप्रेजेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, टूल्स एडिट फॉर स्पेसिफिक कंफर्ट टास्क। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा जैसे का बिना घर बेकार, जैसे इसके बिना घर बेकार है बिल्कुल। सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप बिना घर बेकार है, इसके अंदर घर के अंदर लगाएगा टीवी या फ्रिज या फर्नीचर, ये सारी चीज़ें आएंगी। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपकी स्पेसिफिक सुविधा है, जैसे आपको स्पेसिफिक वाईफाई लगवाना है, आरओ वाटर चाहिए तो आरओ लगवाना है, ये सारी एप्लीकेशन के अंदर आ जाएंगे। अब इनका को समझ लेते हैं डिफरेंस, सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे लिख देता हूँ वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओहो, वी एस, क्या हो रहा है यार, एक सेकेंड सब ज्यादा बताओगे ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब पर्पस समझते हैं पहले इसका।
सिस्टम सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या होता है कि कंप्यूटर का इंटरनल ऑपरेशन और हार्डवेयर को कंट्रोल करना। दैट्स इट। मैनेज कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज एंड कोऑर्डिनेट हार्डवेयर फंक्शन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का वहीं पे क्या होता है, डिजाइन टू हेल्प यूजर्स परफॉर्म स्पेसिफिक डेडिकेटेड टास्क। यूजर से के किसी स्पेसिफिक काम को पूरा करवाने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिम्मेदार होता है। डिपेंडेंसी मैंडेटरी है इसकी, कंप्यूटर कैन नॉट टर्न ऑन और विद फंक्शन विदाउट इट। ये मैंडेटरी कंपलसरी ही है, इसके बिना सिस्टम चलेगा ही नहीं, बट यहाँ पे ऑप्शनल है। द सिस्टम वर्क फाइन इवन इफ दीज एप्स आर अनइंस्टॉल्ड। ये एक ऑप्शनल है, यहाँ पे उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है ये चीज़, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। एग्जाम्पल्स विंडो, एंड्रॉयड, मैक, विओस, फर्मवर्क, डिवाइस ड्राइवर्स, यहाँ पे गूगल क्रोम, एम एस वर्ड, व्हाट्सएप, VLC मीडिया प्लेयर, ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सारी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आई होप कि आपको इन दोनों का डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग इन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब अब कैपिटल बजटिंग क्या होती है, जब किसी बिजनेस का या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होता है, जिससे नई फैक्ट्री देना या फिर मतलब बड़ी मशीन लेना, तो उसी के अंदर ये सारी चीज़ आती है। जैसे द मैनेजरियल अकाउंटिंग प्रोसेस यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू प्लान, इवेल्युएट एंड जस्टिफाई लार्ज लॉन्ग टर्म finance outlays, for example, buying new plant machinery, expanding factory layouts or launching new products to ensure financial probability। जैसे मैंने आपको बताया, तो उस खर्चे को करने से पहले पूरा का पूरा चेकअप एनालाइज करना कि क्या किससे फायदा है किससे नहीं है, ये सारी चीज़ें कैपिटल बजटिंग के अंदर आती हैं। आप भी करते हो, जैसे आपको किसी कोई शादी है तो आप देखते होगे कि मैं ये कपड़े लूँ, ये नहीं लूँ, ये न्यू शूज़ ले लूँ, इतने के आएंगे। ये सारी चीज़ें बजटिंग के अंदर आती हैं, बट यहाँ पे चीज़ें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल चीज़ें के अंदर होती हैं। इवेल्यूशन टेक्निक क्या है इसकी, जैसे पे बैक मेथड, नेट NPV मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR मतलब इंटरनेशनल रेट ऑफ रिटर्न। पे बैक पढ़ते हैं, मेजर दैट एग्जैक्ट ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्रोजेक्ट कैश इनफ्लो। मतलब अब लगाया हुआ पैसा कितने साल में जैसे वापस हो जाएगा, वो चीज़ें इसके अंदर देखी जाती है कि यार हम जैसे मैंने आज 10 लाख रुपए लगा के एक एक छोटा सा घर बना दिया 2 मंजिल का, वो मैंने किराए पे चढ़ा दिया 5-5 हज़ार में, उससे 4 रूम निकाले मैंने 5-5 हज़ार में, तो 20 हज़ार रुपये मेरे मंथली आएंगे। इस हिसाब से मैं देखूंगा कि 12 दूनी 24, 2,40,000 रुपये मेरे एक साल में आ रहे हैं, तो मेरे 2,40,000 अगर एक साल में आ रहे हैं, तो मेरे मतलब कितने दिन में मेरे 10 लाख रुपए कवर हो जाएंगे, ये तो 5 साल में हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी पे बैक पीरियड के अंदर आती हैं। NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू, अब फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट की आज के ज़माने में असली कीमत क्या है, ये आपकी NPV कैलकुलेट करता है। जैसे कैलकुलेट द करंट एडजस्ट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्टेड कैश ईयरिंग माइनस द इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउटले। अगर जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आज कोई आपको कहता है कि मैं आज आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ, या तो आप आज मेरे से 10,000 रुपये ले लो, या आप मेरे से 10 साल बाद 20,000 रुपये ले लेना। तो आप क्या दिमाग लगाओगे, यार मेरे को 10 साल बाद 20,000 रुपये मिलेंगे, काम करता हूँ 20 ले लेता हूँ, आज 10 ले लूंगा। बट आप ये नहीं समझ रहे कि जब आपको 10,000 रुपये ऑफर कर रहा था, तब पेट्रोल के प्राइस क्या थे, तब गैस के प्राइस क्या थे, तब खाने की चीज़ों के प्राइस क्या थे, जब हर चीज़ के प्राइस क्या थे। क्योंकि 10 साल बाद वो सारी चीज़ें प्राइस बढ़ जाएंगे, तो नुकसान आपका हुआ। अगर आप आज 10 रुपये लेके एक ब्रेड खरीद रहे हो, तो वो 10 साल बाद क्या पता वो 15 का हो जाए। जैसे आपको पता होगा बहुत सारी चीज़ों के प्राइस अभी जैसे इंक्रीज हुए थे, वो ब्रेड तो अगर आज आज फायदा है ना कि आप आज 10 में ले लो, 15 में क्यों लोगे एक साल बाद। तो ये आपकी चीज़ें NPV कैलकुलेट करता है कि फ्यूचर में जब प्राइस बढ़ जाएंगे तो आज के टाइम पे कितने असर पड़ेगा। IRR इंटरनेशनल रेट ऑफ रिटर्न determine the specific interest rate percentage yield that a project is expected to generate over its life cycle। मतलब ये प्रोजेक्ट हमारे कितना % का रिटर्न देगा। अगर मैं कोई भी जैसे प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा हूँ, जैसे मैंने क्या किया, मैंने सोचा दुबई में मैं क्या बनाता हूँ, फ्लैट बनाता हूँ, तो मैंने सोचा कि ये कितने मेरे को कितने % प्रॉफिट देगा, कितने % का रिटर्न देगा, लगाने लागत कितनी लग रही है, हर एक चीज़ को IRR में हम वो एनालाइज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। हाँ, थक गया मैं बोलता बोलता, गला भी दर्द कर रहा है ना। ओके, अब हम चलते हैं इसके फंक्शन है। इसके चार कोर फंक्शन होते हैं। एक तो TPS होता है, एक MIS होता है, एक DSS भी होता है, और एक ESS भी होता है। वो नीचे पढ़ेंगे हम शायद, हाँ ये DSS होता है, ESS होता है। इनकी डेफिनेशन क्या क्या है, TPS की है ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग यूनिट, MIS की है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, DSS की होती है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ESS की होती है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। नीचे आप देखोगे ये रही, मेरे को तो याद ही है ये सब चीज़ें। अब हम एक एक चीज़ का समझ लेते हैं कि TPS क्या होता है। कैप्चर एंड रिकॉर्ड डेली रूटीन ऑपरेशनल कमर्शियल एंट्रीज, एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ स्केल, बारकोड स्कैनर एट रिटेल चेकआउट्स। मतलब TPS के अंदर जैसे ग्राउंड लेवल पर रोज का डाटा एंट्री या बिलिंग हैंडल करना। जैसे एग्जांपल डी मार्ट में बिलिंग काउंटर, किसी भी आप मार्ट में जाते हो, विशाल मेगा मार्ट में, ई मार्ट में, तो वहाँ पे बिलिंग काउंटर होता है। वो सारी चीज़ें TPS ट्रांजेक्शन
प्रोसेसिंग यूनिट ये डेली का काम है, डेली रूटीन के अंदर आ जाते हैं। अगर कोई भी आज सामान परचेज कर रहा है तो आपको उसका डेली के डेली ऐसा नहीं है कि अगर आपने उसने कल सामान परचेज करा तो आप उसे बोल दो कि यार मैंने आपको कल टीपीएस किया था ना, मैं आज नहीं करूंगी। ये एक गलत चीज़ है, इसका सेंस ही नहीं है कोई। MIS Management Information System collates raw operational data from TPS to generate structured performance summaries for middle मैनेजमेंट एनालाइज। मतलब अब MIS के अंदर मिडिल मैनेजमेंट के लिए पूरी महीने की सेल्स समरी रिपोर्ट तैयार करना। अब जो एक एम्प्लॉय होता है वो उसे जितना भी टारगेट सेल करने का दिया जाता है वो उसकी पूरी की पूरी एक रिपोर्ट बना के कॉन्फिडेंशियल अपने मैनेजर को सबमिट करता है, ताकि वो चेक कर सके कि हाँ भाई इस एम्प्लॉय ने कितना काम किया, कितने इसने कितनी चीज़ें जनरेट की, कितने प्रॉफिट जनरेट किया, इसने कुछ सेल किया या नहीं किया। ये सारी चीज़ें MIS के अंदर आती हैं। DSS क्या होता है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एन इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर टूल दैट हेल्प सेमी स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनेरियोज फॉर हायर मैनेजर्स। मतलब अब DSS के अंदर क्या होता है कि मुश्किल वक्त में जैसे बिजनेस डिसीजन लेने के लिए एक्यूरेट डाटा एनालाइज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने इस साल आपकी सेल हुई है 5%, तो नेक्स्ट साल आपकी सेल हो जाएगी 10% बिना एनालाइज के। आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि हाँ भाई इस वाली साल में हमने क्या क्या डिसीजन लिए थे जिनसे हमें नुकसान हुआ, जिनसे हमें फायदा हुआ। ये सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद इस साल 10% का प्रॉफिट होगा। ESS एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, मतलब हाई लेवल विजुअल डैशबोर्ड दैट प्रेजेंट ग्लोबल मेट्रिक्स एंड इंडस्ट्री ट्रेंड डायरेक्टली टू टॉप टायर एग्जीक्यूटिव CEO जो कंपनी के होते हैं। मतलब अब कंपनी के जो मालिक है CEO एक हाई लेवल के डैशबोर्ड और ग्लोबल ट्रेंड्स को देखते हैं, तो उन्हें दिखाने का काम है मैनेजर का। ये सारी चीज़ आपकी थी ESS के अंदर। तो आप होप कि आपको शेप कैपिटल बजटिंग और इंफॉर्मेशन सिस्टम भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, डिजिटलाइजेशन, मतलब द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिस्टिंग ट्रेडिशनल मैनुअल पेपर डिपेंडेंसी प्रोसेस इनटू ऑटोमेटेड डिजिटल फॉर्मेट लेवरेजिंग मॉडर्न कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी। मतलब अब समझो कि डिजिटलाइजेशन आप नाम से समझ रहे हो कि डिजिटल इंडिया जैसे विकसित भारत। डिजिटल का मतलब एक तरह से विकसित से आप समझ सकते हो। मतलब कि अब हमने इसके अंदर क्या पढ़ा कि पूरे जमाने का पेपर रजिस्टर और मैनुअल करो और कम कम, मतलब कि पूरे के पूरे जमाने। एक सेकंड फिर से समझते हैं एक बार इसको। डिजिटलाइजेशन, मतलब डिजिटलाइजेशन में ऐसे ऐसे सोच रहा था कि जैसे डिजिटल, जैसे कोई भी अगर आज के टाइम पे डिजिटल नहीं है तो वो पीछे रह जाएगा ना। जैसे पुराने ज़माने के अंदर आपको पता होगा कि पेपर रजिस्टर और मैनुअल करने के लिए आपको हाथों से काम करना पड़ता था। आपको हाथों से एक एक चीज़ लिखनी पड़ती थी, एक एक मतलब शीट बनानी पड़ती थी एक हाथों से। बट आज के टाइम में क्या है कि आप मॉडर्न तरीके से कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, इसकी हेल्प से आप उसे ईजिली, मतलब कुछ ही चंद सेकंड के अंदर आप चैट जीपीटी को कमांड भी करोगे, अपना रॉ डाटा देखेगी, इसको कंपाइल कर दो, तो वो आपको इजीली मिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर वो चीज करके दे देगा। इट्स कॉल्ड डिजिटलाइजेशन। पहले के जमाने में क्या था वो आज के जमाने में क्या है, क्योंकि पहले आपको पता होगा कि आप अभी आप खुद सोचो कि आज से 20 तो नहीं, आज से 50-60 साल पहले किसने ही सोचा होगा कि हम उड़कर एक जगह से, जैसे हमारी जो फर्स्ट फ्लाइट वो हुई थी वो 1981 में रतन टाटा JRD टाटा ने ली थी। कश्मीर से कन्याकुमारी, नहीं कश्मीर कहाँ से ली, कहीं मतलब जगह में नाम बोल रहा हूँ, उन्होंने वो फर्स्ट फ्लाइट ली थी। तो आप खुद सोचो आज से 100 साल पहले किसी ने सोचा होगा कि हम हवा में एक जगह से उड़कर दूसरी जगह में हवा से हवा में उड़ के जा सकते हैं? नहीं सोचा होगा। बट आज हम वो चीज़ सोच क्या कर रहे हैं। आपने उनसे कितने लोगों ने मतलब फ्लाइट में ट्रैवल किया होगा? वही आपका डिजिटलाइजेशन होता है। अब इसका एग्जांपल क्या है? स्टैंडिंग इन लॉन्ग ब्रश लाइन्स टू मैनुअल चेक लेजर बुक्स हैज बीन रिप्लेस्ड विद मॉडर्न मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन एंड इंस्टेंट UPI डिजिटल पेमेंट। मतलब पहले लाइन में लगकर पैसे निकलने या पासबुक प्रिंट करवाना पड़ता था, और आज के टाइम में मोबाइल निकालो, UPI से पेमेंट करो और छुट्टी। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल। अब देखो हर चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, अगर किसी का अच्छाई है तो उसकी बुराई भी होगी। एडवांटेजेस क्या क्या है इसके? ड्रास्टिकली रिड्यूस ट्रांजेक्शन साइकिल्स, मिनिमाइज ओवरहेड स्टोरेज कॉस्ट, इंश्योर सीमलेस रिमोट डाटा अवेलेबिलिटी, इंप्रूव आरटीएल सिक्योरिटी या इनक्रिप्टेड क्लाउड बैकअप्स। मतलब काम बहुत फास्ट हो गया एक तरह से। मतलब जितनी भी टाइम लगता था वो मतलब अब ज़्यादा नहीं लगता, पेपर का खर्चा बचता है, डाटा क्लाउड पर सेफ रहता है, और कहीं से भी एक्सेस हो जाता है बहुत ही ईजिली विदाउट एनी झंझट। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसके? हाइट एंड एक्सपोजर टू साइबर थ्रेट्स, हैकिंग अटेम्प्ट्स क्रिएट एब्सोल्यूट वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी आपको पता होगा कितने पीक पर क्रॉस जा रही है टेलीग्राम पे, उस टेलीग्राम नहीं,
टेलीग्राम पे भी हाँ ऑब्वियसली बात है, और इंस्टाग्राम पे भी टू डाटा नेटवर्क सर्व आउटेज एंड रिक्वायर सस्टेनेबल अपस्किलिंग एंड स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ जाना, हैकिंग के खतरे में आना, सर्वर डाउन होने पर पूरा बिजनेस ठप हो जाना, मशीन्स की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। जैसे अगर आप हाथ से कोई चीज़ बना रहे हो तो उसमें 3 बंदे लग रहे हैं, बट आपने मशीन लगा दी, मशीन खुद ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके 3 बंदों को अकेले काम कर रही है, इन तीनों की नौकरी चली गई। सो ये अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। Question number 9, language processor and data models. Since computer naturally read only binary machines, instruction 0 and 1, human utilize high-level programming system Python, CSS, C++, लैंग्वेज प्रोसेसर एक्ट एज ट्रांसलेटर। अब इसके चीज़ें हैं, कंपाइलर पढ़ेंगे, इंटरप्रेटर पढ़ेंगे, असेंबलर पढ़ेंगे। अब पहले समझते हैं लैंग्वेज प्रोसेस का मतलब। जैसे आपने एक चीज़ देखी होगी कि जैसे कंप्यूटर सिर्फ जीरो और एक ही भाषा समझता है, जीरो और एक ही भाषा समझता है, पर हम कोड यूज़ करते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में से हाई लेवल में लिखते हैं, और हाई लेवल इंग्लिश लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम जो होता है वो आपका लैंग्वेज प्रोसेसर करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 0 1 लिखोगे तभी वो चीज़ होगी, नहीं। आप कंप्यूटर में कमांड दोगे, लैंग्वेज प्रोसेसर उसको उसी भाषा में कन्वर्ट करके आपको डाटा दे देगा जो भी आपको चाहिए होगा। अब कंपाइलर क्या होता है? स्कैन एंड प्रोसेस द एंटायर सॉफ्टवेयर सोर्स कोड सिमुलेंटसली all at once, outputting syntax error logs together at the conclusion of the process। अब मतलब पूरे के पूरे, मतलब जैसे पूरे के पूरे कोड को एक साथ all at once, मतलब एक ही जगह पर एक साथ ट्रांसलेट करते हैं, और सारी गलतियां एंड में एक साथ बताता है कौन? आपका कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या होता है? इवेल्यूएट एंड ट्रांसलेट सोर्स प्रोग्रामिंग कोड लाइन सिक्वेंशली, लाइन बाय लाइन, हेल्डिंग इमीडिएटली अपॉन एनकाउंटिंग एनी फंक्शनल स्क्रिप्ट एरर्स। मतलब इंटरप्रेटर क्या करता है? कोड को लाइन बाय लाइन चेक करता है और ट्रांसलेट भी करता है। गलती मिलती है तो वहीं के वहीं रुक जाता है। छोटी सी गलती है, जैसे लाइन की स्पेलिंग ये होती है और आपने लाइन की स्पेलिंग लिख दी LINEE, तो वो तुरंत रुक जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ई। दैट्स कॉल्ड इंटरप्रेटर। Assembler, a dedicated utility that converts low-level assembly mnemonic abbreviation like ADD, MOV straight into raw executable machine code। अब assembler का मतलब है कि पुरानी assembly language के निमोनिक्स, इसमें M साइलेंट होता है, निमोनिक्स, जो आपको पता होगा। ये ADD और MOV ये स्ट्रेट होते हैं, मतलब मशीन कोड में बदल देता है इन चीज़ों को। अब इसका कोर स्ट्रक्चर डाटा मॉडल पढ़ लेते हैं। एक हम इसका हायरार्किकल, पर इसके 4 मॉडल होते हैं आई थिंक। एक हायरार्किकल मॉडल होता है, एक नेटवर्क मॉडल होता है, एक रिलेशनल मॉडल होता है, और एक ER मॉडल होता है, एंटिटी रिलेशनशिप। ये नेटवर्क, रिलेशनशिप, ER, ये पढ़ लेते हैं एक एक करके। हायरार्किकल मॉडल के अंदर क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन इन एन इन्वर्टेड टी फॉर्मेट फॉलोइंग डिस्टिंक्ट टॉप डाउन पेरेंट चाइल्ड ट्रीज। अब इसका मतलब क्या है? ट्री स्ट्रक्चर, जैसे डाटा स्टोर होता है यहाँ पे, जैसे पेरेंट, पेरेंट का क्या होगा? चाइल्ड, चाइल्ड का क्या होंगे? बच्चे, इनके क्या लगेंगे? एक ग्रैंडसन, ग्रैंड, पोता पोती है, ऑल। ये पूरी हायरार्की में चलता है। नेक्स्ट है नेटवर्क मॉडल। एक्सपैंड अपॉन हायरार्किकल डिजाइन बाय अलाउइंग अ चिल्ड्रन नोड टू लिंक अप टू मैनिपुलेट पेरेंट मोड, मिररिंग कॉम्प्लेक्स वेब इंस्ट्रक्शन। मतलब अब आप ये देखो कि जब वेब है, जो वेब है मतलब जाल, एक तरह से वेब जो जाल की तरह डाटा कनेक्ट होता है, एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं। नेटवर्क मॉडल भी उसी तरह होता है, एक चाइल्ड के जैसे मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं। Relational model arrange all structural data logically across clean standardized data tables consisting of distinct keys। मतलब कि डाटा को टेबल्स के फॉर्म में रखा जाता है। यहाँ पे ये सबसे पॉपुलर माना जाता है क्योंकि डाटा को यहाँ पे प्रॉपर एक टेबल, रोज के, कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। इट्स कॉल्ड रिलेशनल मॉडल। ER क्या होता है? एंटिटी रिलेशनल मॉडल एम्प्लॉय ग्राफिकली फ्लो चार्ट यूजिंग ज्योमेट्री शेप्स टू मैप डाटाबेस एंटिटीज एंड स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी कंसेप्चुअली। मतलब कि आपको पता होगा डायग्राम्स और शेप के जरिए डाटा के आपस में रिलेशन दिखाया जाता है ER के अंदर। और आपको कोई भी चीज़ में अगर मैं दिखा रहा हूँ, मतलब मैं मुंह से बोल रहा हूँ, उसे लिख के बता रहा हूँ, और आपको उसी का डायग्राम दिखा रहा हूँ, तो आप डायग्राम को ज़्यादा प्रेफर करोगे बिकॉज उसके अंदर आप वो चीज़ विजुअली मतलब देख पाओगे। अब हम शॉर्ट नोट्स पढ़ लेते हैं। ये वहाँ पे मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है कि आपको मतलब क्लियर हो जाए कि मेल मर्ज क्या होता है, प्लास्टिक मनी क्या होता है, कैप्चा कोड क्या होता है, DPR क्या होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। बट वरना आपको एग्जाम में तो ये भर भर के लिखने हैं। मतलब अगर मेल मर्ज आ जाता है तो आपको उसी के ऊपर, अगर ये मतलब मान लो कि ये 5x4 मतलब एक शॉर्ट नोट में आ गया, तो आपको एक शॉर्ट नोट मेल मर्ज में पूरा का पूरा एक पेज भर देना है। तो आपको एग्जामिनर ऐसे करके ऐसे 5 मार्क्स देके निकल जाएगा। ओके, मेल मर्ज क्या होता है? अ नेटिव MS वर्ड
productivity function, allowing users to pair a primarily template document with external data lists to automatically generate customized individual bulk letter and print label effortlessly. अब इसका मतलब क्या है? एमएस वर्ड में एक फीचर है जिससे एक कॉमन लेटर को अलग अलग नाम और एड्रेस के साथ हजारों लोगों के एक क्लिक में भेजा जा सकता है। वो आपका मेल मर्ज कहलाता है कंप्यूटर के अंदर। प्लास्टिक मनी आपको सभी को पता होगा, ऐसा कोई है ही नहीं जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के बारे में। और जो हम जैसे जैसे आपने डेबिट कार्ड देखा होगा कि डेबिट कार्ड आप लेके गए एटीएम में, आपने उससे वहाँ पे अंदर डाला, आपने पिन डाला, आपने पैसे निकाल लिया। वैसा तो है नहीं कि उस कार्ड के अंदर पैसे थे एटीएम के अंदर, बट एटीएम किससे चला? आपके डेबिट कार्ड से। Refer to stand financial transaction cards including debit card and credit card designed to replace physical cash notes during point of scale currency transfer। मतलब पॉकेट में कैश के बदले यूज होने वाला प्लास्टिक कार्ड, जैसे डेबिट कार्ड, फैम एफ कार्ड भी होते हैं। जैसे जो अंडर 18 है, अगर उनको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि जैसे अगर आपकी एज 18 के अंदर है तो आप फैम पे एक ऐप है वो यूज कर सकते हो। वो आपको कार्ड भी देता है। मैंने खुद यूज किया है अपने टाइम पे। फिर जब मैं 19-20 का हो गया तो तब मैंने बैंक अकाउंट खुलवा लिया था। कैप्चा कोड सभी को पता होगा। कैप्चा भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। वॉइस बेस्ड कैप्चा होता है, एक टेक्स्ट बेस्ड कैप्चा होता है, एक इमेज बेस्ड कैप्चा होता है। ये सब इसलिए एक होते हैं कि आप को बोर्ड से, आप किसी भी वेबसाइट को बोर्ड से प्रिवेंट करने के लिए कैप्चा डाल जाते हैं, कोई भी बोर्ड उसके अंदर ना घुस जाए। आपने भी देखा होगा जब भी आप किसी वेबसाइट को लॉगिन एक्सेस करना चाहते हो तो वहाँ पे कैप्चा मांगता है आपसे। तो कैप्चा ऊपर से कोई एक नंबर, एक ऐसे डिजिट दी होती है जैसे 4 3 2 1 7। अभी आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ती है कि ऊपर से 4 2 1। अब वॉइस बेस्ड कैप्चा भी होता है, जैसे आप देख नहीं पाते तो आप वहाँ पे वॉइस फिल करते हो, वो होता है 8 4 3 2 1। आप ऐसे वो 8 मतलब नीचे फिल करते हो। इमेज बेस्ड कैप्चा कहते हैं जैसे आपसे एक रोम में आपको बहुत सारी इमेज दे देते हैं। वहाँ पे बोलता है कि जो यहाँ पे भी ट्रैफिक है उसको सर्कल, उस पर क्लिक करो। यहाँ पे ट्रैफिक था, यहाँ पे ट्रैफिक लाइट थी, यहाँ पे ट्रैफिक लाइट ने, यहाँ पे आपने ये सारी क्लिक कर दी, यहाँ पे भी थी और आपने क्लिक नहीं की तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं जब तक आप सारी की सारी सिलेक्ट ना कर लो। इट्स कॉल्ड कैप्चा कोड। एंड ऑटोमेटेड सिक्योरिटी वेरिफिकेशन टेस्ट यूज टू प्रोटेक्ट वेबसाइट फ्रॉम मैलिशियस ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर स्क्रिप्ट बोट्स बाय वैलिडेटिंग वेदर द करंट एप्लीकेशन यूजर इज अ ह्यूमन और नॉट। अब ह्यूमन जो होगा वो समझ जाएगा कि वो आपसे कोड डालने के लिए बोल रहा है तो वो कोड डाल देगा। बट अगर वहीं पे कोई बॉट या फिर मलेशियस मतलब बोट लगा दे किसी ने तो वो चीज़ें वो नहीं देख पाएगा ना, तो वो वहाँ पे रुक जाएगा, तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इट्स कॉल्ड कैप्चा। ये आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको कैप्चा अच्छे से समझ होगा। अगर आपको कैप्चा एग्जाम में आता है तो आपको चारों एक्सप्लेन करने हैं। वॉइस बेस्ड कैप्चा, टेक्स्ट बेस्ड कैप्चा, इमेज बेस्ड कैप्चा, ये तीन ही मेरे दिमाग में भी आ रहे हैं। अगर कोई और भी होगा तो आप वो भी कर देना। बट न्यू नंबर वर्ड वर्ड बेस्ड कैप्चा मैंने आज तक देखा नहीं है। नंबर वाला देखा है, विजुअल में इमेज वाला देखा है, और वॉइस बेस्ड देखा है। तो अगर इनके अलावा भी कोई होते होंगे तो आप वो भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। अब एक डीपीआर क्या होती है? डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अ हाईली स्ट्रक्चर्ड बिजनेस ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट डिटेलिंग मार्केटिंग एनालिसिस, कॉस्ट प्रोजेक्शन, risk mitigation, and expected financial return required when applying for institutional bank capital। अब इसका क्या मतलब होता है? किसी भी कोई भी जब नया बिजनेस बनता है उसको शुरू करने के लिए, प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले बनाई गई डिटेल्ड प्रोफाइल है जिसमें रिस्क, ग्रोथ की सारी बातें होती हैं कि मैं आज बिजनेस कर रहा हूँ, मैं बैंक लोन लेने के लिए कंपलसरी है। ये बैंक लोन लेने के लिए कंपलसरी है कि अगर आपको बैंक से लोन चाहिए अपने बिजनेस के लिए तो आपको डीपीआर सबमिट करनी पड़ेगी। वो देखेंगे कि आपकी समरी क्या है, वो देखेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आपका बिजनेस एक्चुअली है कि आप कौन सी मार्केट को टारगेट कर रहे हो, आप कौन से सेक्टर को टारगेट कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट कितना यूजफुल है, उससे सोसाइटी को कुछ हार्म तो नहीं हो रहा, उससे कोई, जैसे आपको पता होगा जो इथेनॉल है, E20 E25 नितिन गडकरी जी के बेटे की जो कंपनी वगैरह है ये तो 1000 करोड़ पहुंच चुकी हैं। बट E20 से जो पॉल्यूशन और गन्ने को मतलब इतना नुकसान हो रहा है, वो सब सारी चीजें देखना। पर उनको क्या फर्क पड़ता है, उनको तो पैसों से मतलब है। खैर छोड़ो, हम बिल्कुल भी पॉलिटिकल एजेंडा पे बात नहीं करेंगे, बिकॉज मेरे को बहुत सारे बंदों ने बोला कि आप इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दिया करो, आप इसे वीडियो के अंदर मत बोला करो। बट मैं सच के मतलब चलो छोड़ो। अब हमारा लास्ट कंसेप्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप, अ बेसिक बिजनेस configuration, owned funded management and control exclusively by a single individual who enjoy all earned commercial profit and absorb all liabilities personally and bear all the risk। यहाँ पे लिख लो आप, and also bear all the risks।
एंड ऑल्सो बियर ऑल रिस्क। ये सारी चीज़ें कौन करता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। बिकॉज अभी मैं इसके अंदर मेरे को पार्टनरशिप भी डालनी थी, बट पता नहीं मैं कैसे भूल गया, तो मैं आपको वैसे ही ओरली समझा देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड में से थोड़ा रिसाइज में छोटा करके। हाँ, एंड ऑल्सो बियर ऑल रिस्क। अब ये क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल होता है जो सारी चीज़ें खुद, अपना पैसा भी खुद लगाता है, माल भी खुद लाता है, प्रॉफिट भी खुद करता है। कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होती, कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं बनता, कुछ नहीं बनता। एग्जाम्पल, आपके यहाँ पे परचूने की दुकान वाला, आपके यहाँ पे आसपास सब्जी मार्केट में सब्जी की रेहड़ी लगाने वाला, आपके यहाँ पर कोई भी छोटी मोटी दुकान जैसे पान की दुकान या कुछ भी दुकान, वो सारी सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आती हैं। बट ऑन द अदर हैंड, अब यहाँ पे आप एक पार्टनरशिप का कंसेप्ट भी समझ लो, मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि अगर ये आया तो वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ जी। पार्टनरशिप क्या होती है? एक सेकेंड, ये हाँ। अब पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है यहाँ पर? वन, टू और टू। हाँ, एक सेकेंड। अब हमने ऊपर से क्या देखा था? हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर देखा था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल है। कौन है? एक इंडिविजुअल है। कहाँ पे? ये रहा। सिंगल इंडिविजुअल हु एंजॉय ऑल अर्न कमर्शियल प्रॉफिट एंड absorb ऑल लाइबिलिटीज पर्सनली एंड ऑल्सो बियर ऑल काइंड ऑफ रिस्क। पर पार्टनरशिप के अंदर वो नहीं है। पार्टनरशिप के अंदर दो या दो से ज्यादा, दो तो मैंडेटरी है, देखो दो तो कम से कम होने ही चाहिए, दो तो रिक्वायरमेंट है, दो के अंदर ही पार्टनरशिप फॉर्म होती है। अब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी के शेयर जो लिए जाते हैं वो बहुत ज्यादा बंदों के द्वारा लिए जाते हैं, तो दैट्स वाई। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो जितना भी रिस्क है वो डिवाइड होता है। प्रॉफिट शेयरिंग होती है यहाँ पे। जितना भी एग्रीमेंट में वो चीज़ लिखी होगी उसी के हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग होगी। प्रॉफिट शेयरिंग। अब प्रॉफिट शेयरिंग के बाद रिस्क शेयरिंग भी होती है यहाँ पे। सारा रिस्क एक अकेला बेयर नहीं करता। अरे रिस्क यहाँ पे हम लॉस लिखेंगे ना, लॉस, लॉस जितना भी लॉस है उसको शेयर करना। लॉस। अब जैसे वो प्रॉफिट शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, यहाँ पे वो लॉस को वो करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। जैसे अगर 5,000 का लॉस हुआ है और दो बंदे हैं तो 250-250 देंगे, दोनों अपने घर से कहीं से भी दें, इट डजेंट मैटर, बस उन्हें देना पड़े। अब हम चलते हैं अपने इसके चार चौथा पॉइंट और बताता हूँ आपको इसका। पार्टनरशिप के अंदर एक क्या होता है? एग्रीमेंट बनता है। जब भी कोई पार्टनर, दो पार्टनर्स आपस में पार्टनरशिप करते हैं तो एक एग्रीमेंट बनता है जिसे एक डीड कहा जाता है। डीड, एग्रीमेंट, डीड, पार्टनरशिप डीड। एक सेकेंड। हाँ, उस डीड को हम, वो सॉरी, उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। इसमें लीगली चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें लीगली चीजें इन्वॉल्व होने का मतलब है कि ऊपर जब कोई भी चीज अगर हो रही है तो वहाँ पे लीगली कुछ नहीं है, वहाँ पे सारी चीजें एक बंदा अकेला कर रहा है। बट जब हम पार्टनरशिप की बात करेंगे, सो सॉरी यार, जब हम पार्टनरशिप की बात करेंगे तो यहाँ पे चीजें लीगली उसमें आ जाएंगे कि लीगली कोर्ट, मतलब क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट बन गया ना। एग्रीमेंट बनता है यहाँ पे, आपको मैंने यहाँ पे शायद लिखा नहीं है यहाँ पे। बिना एग्रीमेंट के कोई भी पार्टनरशिप पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी लीगली। बिकॉज अगर आपको कोई भी पार्टनरशिप रन करनी है तो आपको क्या नाम है उसकी, एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। बिकॉज जब आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट आपसे बोलेगा कि आपका एग्रीमेंट कहाँ पे है। अगर आप उसे बोल दो कि एग्रीमेंट बनाई नहीं, तो आप कोर्ट बोलेगी कि मैं तो इसे पार्टनरशिप मानती ही नहीं हूँ, मानता ही नहीं हूँ या कुछ भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैंने एक एक चीज़ आपको डिटेल में पढ़ाई, एक एग्जाम्पल के जहाँ मेरे को लगा कि रियल लाइफ एग्जाम्पल मेरे को देने चाहिए आपको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैंने वो कुछ चीज़ें दी। सो आई होप कि आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी तो आप ये सारी वीडियो देख, ये सारे पीडीएफ अच्छे से पढ़ के जाना एक बार एग्जाम में। आपका 13 को एग्जाम है तो आप ये वीडियो 2-3 बार देख लोगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो रॉकेट साइंस है जो आपको समझ नहीं आएगी। सारी चीज़ आपने कभी ना कभी पढ़ी होंगी। लैन, मैन, वैन, पैन, बैच, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, ये सारी चीज़ें आपने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अपने बचपन में, आपने स्कूल में जो कंप्यूटर सीखा होगा तब पढ़ी होंगी, कहीं ना कहीं तो आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विश कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। अच्छे से करके आना, पैनिक मत होना। जितने भी जैसे आपके 9 क्वेश्चन आएंगे, तो अगर इनमें से क्वेश्चन आपको पता होगा कि जैसे आपके एग्जाम में 9 क्वेश्चन आते हैं, बट आपको अटेम्प्ट करने होते हैं एनी 5, तो आप वो चीज़ अपने दिमाग में रखना कि आपको बेस्ट 5 अटेम्प्ट करने हैं, जो आपको बेस्ट, जिनका कंसेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर है। कोई आपको नींद में उठा के पूछ ले कि हाँ भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, आप तुरंत बता सको, तो आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। सो आपका 13 जुलाई का एग्जाम है। बीकॉम और बीबी दोनों के फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट आता है, तो मैंने आपके इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी, रिक्वेस्ट करने पे मैंने ये वीडियो आपको बना दी। अब मैं इसे अपलोड कर दूंगा, तो आपको ये 2 बजे तक अपलोड हो जाएगी, 2 या 2:30 बजे तक। आई होप कि आपको मिल जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि एग्जाम बहुत अच्छा रहा है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, बेस्ट विशेस। और आपको इसके इंग्लिश नोट्स चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना। अब बहुत सारे बच्चे करते हैं, वो काम से काम की बात करते हैं, बट बहुत सारे मतलब आप कर देना, अगर आपको मतलब इसका वो चाहिए हो ना, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना। इट्स ओके, ठीक है। अब इसके इंग्लिश नोट्स चाहिए हो तो भी आप टेक्स्ट कर देना, मैं ये वीडियो तो डाल ही दूंगा उस पर टेलीग्राम पे, सॉरी PDF। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।